हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। तो चलिए हम इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप? अंतरराष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं के एन राघवन बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के एन राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है और वह अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले हैं और वह 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। चलिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल रबर स्टडी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री। जो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन है ये प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक संगठन है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1944 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सल्वाटोर पिनीजोटो इसके सेक्रेटरी जनरल है। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप कौन कौन है? द यूरोपियन यूनियन, इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सिंगापुर और श्रीलंका इसके जो है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप है। चलिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है तो टॉप 5 इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये कौन बनी है? रॉबर्टा मैट्सोला बनी है। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी की जो सेक्रेटरी जनरल है ये कौन बनी है? तो ये बने हैं हैतम अल गिस बने हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के न्यू सेक्रेटरी बने हैं झांग मिंग बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस, तो ये कौन बने हैं? एस बालचंद्रन बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, तो ये कौन बने हैं? अनुपम रे को बनाया गया है जो संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं। तो ये कौन बने हैं? अनुपम रे बने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर नीना गुप्ता ने युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया और नीना गुप्ता कोलकाता के अंदर भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ है और उन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीज गणित में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार एक गणित पुरस्कार है जिसे इटली में अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इनका नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। और ये जो पुरस्कार है ये 2004 में स्थापित किया गया था और पहली बार 2005 में इसे दिया गया था। चलिए हम इसके बारे में बात करें तो युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसी विकासशील देश के शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिसकी आयु 45 वर्ष से कम है और उन्होंने विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अवार्ड्स की बात हो रही है तो टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु हैज रिसीव्ड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एट द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड, तो ये किसे मिला है? जो ऊर्जा अवार्ड है इसके 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ये योहन पूनावाला को दिया गया है। हु हैज बीन conferred with the award for excellence in financial reporting for the year 2020 and 21 in the category of public sector institution, तो ये किसे मिला है? ये मिला है रेलटेल को दिया गया है।
हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 18th लेट माधवराव लिमे अवार्ड। तो ये किसे मिला है? ये नितिन गडकरी को दिया गया है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है ये। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो ये किसे दिया गया है? जो असम वैभव अवार्ड है ये रतन टाटा को दिया गया है। विच स्टेट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर 2022 फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्चार्ड्स। तो ये किसे मिला है? ये तमिलनाडु को दिया गया है। मतलब जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसके अंदर बाघों की आबादी दुगना करने के लिए जो प्रतिष्ठित अवार्ड है TX2 ये तमिलनाडु को मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजीव सान्याल बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और पैनल के अध्यक्ष विवेक देब्रॉय ने ये घोषणा की है और नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए है और उन्होंने वित्त मंत्रालय को महामारी के दौरान आर्थिक नीतियां तैयार करने की सलाह दी थी और EAC PM आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है और सान्याल को फरवरी 2017 के अंदर वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और इससे पहले वह ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2022 सेलिब्रेटेड। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है और ये दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है और CBEC से जुड़े अधिकारियों और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसके बारे में हम बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड को पहले केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में जाना जाता था। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय GST विभाग की स्थापना सीमा शुल्क कानूनों को प्रशासित करने के लिए की गई थी और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट है विवेक जौहरी। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है बेहतर जीवन रक्षा, इस बार की थीम है। और इसके बाद में बात करें व्हेन वाज द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में मनाया जाता है जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है। ठीक है और इस बार की थीम रखी गई है गो डिजिटल गो सिक्योर, इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल इपिलेप्सी डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, 2022 का मनाया गया है इस बार। ठीक है, दूसरे फरवरी के दूसरे सोमवार को ये मनाया जाता है, 14 फरवरी को इस बार मनाया गया है और इस बार की थीम क्या है? तो 50 मिलियन स्टे फॉर इपिलेप्सी इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड रेडियो डे हमने 13 फरवरी को मनाया है और इसकी थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट, इस बार की थीम रखी गई है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया गया है 12 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, इसकी थीम रखी गई है इस बार। 5 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड द ड्रेजिंग म्यूजियम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें इस म्यूजियम के बारे में तो सर्बानंद सोनोवाल जो भारत की केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री है, इन्होंने विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है और ये जो म्यूजियम है ये विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है
और मंत्री सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम में कौशल विकास सुविधा समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। और CEMS की विशाखापट्टनम सुविधा में 18 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो विनिर्माण के प्रत्येक पहलू को कवर करती है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 बी ऑर्गेनाइज्ड? बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वेडिंगटन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन वेडिंगटन, यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। और इस युद्ध अभ्यास के अंदर यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब, भारत, बुल्गारिया की वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक ये भाग लेने वाली है। और IAF लाइम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यूके और अन्य प्रमुख वायुसेनाओं के लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में भाग लेगा। और 5 तेजस विमान यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरेंगे। और IAF C-17 विमान इंडक्शन और डी इंडक्शन के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करेगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेना के बीच परिचालन जोखिम प्रदान करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है, जिससे युद्ध क्षमता में वृद्धि और दोस्ती के बंधन को मजबूत करना है। यह LCA तेजस के लिए अपनी गतिशीलता और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ये एक मंच होने वाला है। और अभ्यास कोबरा युद्ध रॉयल एयर फोर्स द्वारा सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से ये एक है और भारत पहली बार इस अभ्यास के अंदर भाग लेने वाला है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर लेते हैं। The joint naval exercise Chiru 2Q22 was held between which three countries? तो ये कौन कौन सी देशों के बीच में हुआ है? नाम से ही पता चल रहा है। CH का मतलब हुआ चाइना और I का मतलब हुआ ईरान और RU का मतलब हुआ रशिया। तो रशिया, चाइना और ईरान के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी। द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर XPL 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? तो ये कहाँ पे हुई है? अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर ये हुई है। पासेक्स 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द नेवी ऑफ विच कंट्री? तो इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में ये हुई है। द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है विशाखापट्टनम के अंदर। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 वाज हेल्ड बिटवीन विच 6 कंट्रीज? तो ये 6 जो देश है ये कौन कौन से हैं? तो USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया है। जो इसका क्या नाम है? सी ड्रैगन जो 2022 एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, ये इन 6 देशों के बीच में हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन? केंद्र सरकार ने कहा डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी आधिकारिक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च की गई है। इस पोर्टल के बारे में हम डिटेल से बात करें, इसके अंदर होने क्या वाला है? तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के एक अलग सर्वर पर चलने के बाद ये काफी तेजी से खुलने लगा है और इस तरह पोर्टल पर जाने के पूरे अनुभव में सुधार हुआ है। और अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। और यह वन स्टॉप इंटरएक्टिव और उपभोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और प्रत्येक ब्लॉक या नगर पालिका, गांव और जिले में उनके स्थान के संबंध में कार्यों की खोज की जा सकती है। पोर्टल को मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, PM आवास योजना और PM ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो अभी ई सेंटा जो पोर्टल है ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो विद्यांजलि पोर्टल है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो PM दक्ष पोर्टल है ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है।
और जो मधु क्रांति पोर्टल है ये कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस जियो's न्यू सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस विल कनेक्ट विच कंट्री? रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? तो ये जोड़ने वाली है मालदीव्स के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को हुल हुमले मालदीव में उतारेगा और उच्च क्षमता और उच्च गति वाला IAX सिस्टम हुल हुमले को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ेगा। और दूसरी ओर भारत यूरोप एक्सप्रेस प्रणाली मुंबई को मिलान से जोड़ती है और सवोना इटली में उतरती है और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में अतिरिक्त लैंडिंग शामिल है। और डेटा केंद्रों के साथ अंडर सी केबल सिस्टम 5G और डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जो भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए बड़ी एकीकृत क्षमता का निर्माण करता है। और ये उच्च क्षमता और उच्च गति प्रणाली 16,000 किलोमीटर से अधिक 100 GB पर सेकंड की गति पर 200 TB पर सेकंड से अधिक क्षमता प्रदान करेगी। मालदीव्स की बात करें तो जो मालदीव्स की कैपिटल है ये माले है और यहाँ पे करेंसी चलती है रुपया। और जो मालदीव्स के राष्ट्रपति है ये कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के जो है राष्ट्रपति है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज IIT रुड़की रिसेंटली लॉन्च किसान मोबाइल ऐप? हाल ही में IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इस किसान ऐप के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप को उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया है। और IIT रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और जो ये ऐप है ये किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। और कार्यक्रम के अंदर हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले के किसानों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और किसान ऐप किसानों को फोन के माध्यम से हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉकों के लिए मौसम के पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार बुलेटिन तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। चलिए उत्तराखंड जीके के बारे में हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो ओल्ड एज पेंशन है इसको 1200 से 1400 के बीच में कर दिया है बढ़ाकर। और इसके बाद में बात करें जो सुरही इको टूरिज्म जोन है उसका इनोग्रेशन यहाँ पे हुआ है। फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर यहाँ पे ओपन हुआ है। इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत वाटिका वाज इनोग्रेटेड, वो भी इसका इनोग्रेशन भी उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और इंडियाज फर्स्ट लिंचे पार्क जो कवक पार्क है वो भी उत्तराखंड के अंदर खोला गया है। इसके बाद में बात करें जो कुमाऊं चूरा ऑयल है इसको GI टैग दिया गया है। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जो पाल्मेटम है वो ओपन इन हल्द्वानी। पाल्मेटम का मतलब होता है जो पाम की बागवानी करने का स्थान होता है, वो कहाँ खोला गया है? ये हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर ही खोला गया है। इंडिया एंड यूके हैव अनाउंस द लॉन्च ऑफ अजय वॉरियर एक्सरसाइज इन उत्तराखंड। ये जो अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूके के बीच में जो है होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप? कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान को बनाया गया है। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अपने लोकप्रिय उत्पाद थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और शाहरुख खान के साथ थम्स अप के नए एडवर्टाइजमेंट के अंदर सभी संचार माध्यमों में ये प्रदर्शित किया जाएगा। और शाहरुख पहले कोका कोला की प्रतिद्वंदी कंपनी पेप्सी के साथ में जुड़े हुए थे। चलिए टॉप एम्बेसडर्स की हम बात कर लेते हैं। तो जो शाहरुख खान है ये जो गेमिंग ऐप है A23 इसके भी नए एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। ठीक है, जो उत्तराखंड है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं। और जो मेडी बाड़ी है इसके अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। बाटा की दिशा पटानी को बनाया गया है। गेम्स 24x7 के ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। हुंडई मोटर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है अदिति अशोक। और जो किनारा कैपिटल है ये रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा इस ब्रैटली को बनाया गया है। फोसिल वंडर सेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये कृति सैनन को बनाया गया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस गुड डॉट के जो ब्रांड एम्बेसडर्स है ये भी नीरज चोपड़ा है। और जो फाइनो पेमेंट बैंक है इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो ये टॉप एम्बेसडर्स है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 25 फरवरी की जो MCQ है जल्दी से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कार्लोस अल्काराज बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आयोजित की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है असम बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? तो ये बना है मंडी के अंदर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बैंगनी क्रांति अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा रामवन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुई है जापान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है फ्रांस के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पद्म पुरस्कार मिले हैं ये 128 लोगों को मिले हैं। इसके अंदर जो पद्म विभूषण है ये 4 लोगों को मिले हैं। और जो पद्म भूषण है ये 17 लोगों को दिया गया है। इसके बाद में जो पद्म पुरस्कार है ये 107 लोगों को मिले हैं। तो टोटल जो 128 लोगों को ये जो पुरस्कार है ये दिए गए हैं। और जो पद्म भूषण की विभूषण की बात करें हम तो 4 लोगों को मिले हैं। इसके अंदर प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र की है ये। और सेकंड है राधेश्याम खेमका, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा के रूप में इनको ये पुरस्कार दिया है पद्म विभूषण। और कल्याण सिंह को लोक कार्य सेवा के रूप में इनको ये पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कहा प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको क्विज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।